जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक खेल से करें? ये खेल खेलने के लिए आप सबको एक बड़ा गोला बनाकर खड़े होना है। मैं इस गोले के अंदर खड़े होकर ताली बजाऊंगी। जब ताली बज रही हो तब आपको गोले में घूमते जाना है। जब मैं ताली बजाना बंद करूं और रुको बोलूं, तब आपको अपने नाम के पहले अक्षर के आधार पर छोटे छोटे समूह बनाने हैं। उदाहरण के लिए, जिनका नाम क से शुरू होता है वे एक समूह बनाएंगे, जिनका ख से शुरू होता है वे दूसरा समूह बनाएंगे, इत्यादि। समूह बनाने के बाद आपको बताना है कि प्रत्येक समूह में कितने छात्र हैं। इसके बाद मैं फिर से ताली बजाऊंगी और आपको गोले में घूमना है। जब मैं रुको बोलूं, तब आपको अपने जन्म के महीने के आधार पर समूह बनाने हैं। उदाहरण के लिए, जो जनवरी में पैदा हुए हैं वे एक समूह बनाएंगे। इस तरह महीनों के आधार पर 12 समूह बनेंगे। क्या हम शुरू करें? धन्यवाद। आपने समूह किस तरह बनाए? आपने समूह किसी आधार पर बनाए, जैसे कि एक ही अक्षर से शुरू होने वाले नाम, एक ही महीने में पैदा हुए लोग, है ना? दूसरे शब्दों में कहें तो आपने किसी चीज के आधार पर खुद का वर्गीकरण किया। वर्गीकरण का अर्थ है किसी विशिष्ट चीज या गुण के आधार पर अलग अलग चीजों या इकाइयों के समूह बनाना। मैं दोहराती हूं, वर्गीकरण का अर्थ है किसी विशिष्ट चीज या गुण के आधार पर अलग अलग चीजों या इकाइयों के समूह बनाना। जिन चीजों को एक समूह में रखा गया है उनमें कुछ समानता है। वास्तव में देखा जाए तो वो समानता ही समूह बनाने का आधार थी। रोजमर्रा के जीवन में हम जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में सोचिए। हम उनका वर्गीकरण सब्जी, बर्तन, गहने, वाहन आदि के तौर पर करते हैं। इन सब चीजों में कोई ना कोई समानता होती है, इसलिए हम इन्हें एक वर्ग में रखते हैं। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ चीजों के समूह दिखेंगे। आपको पहचानना है कि इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। स्क्रीन 1, तोता, गौरैया, मैना, कौवा, कबूतर। स्क्रीन 2, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। स्क्रीन 3, बैंगन, भिंडी, आलू, प्याज। स्क्रीन 4, क्रिकेट, कैरम, बैडमिंटन, चेस, टेनिस। स्क्रीन 5, नीला, पीला, लाल, हरा, भूरा। धन्यवाद। फ्रेम 1 में चिड़ियों का समूह दिखाया गया है। फ्रेम 2 में कुछ देश दिखाए गए हैं। फ्रेम 3 में कुछ सब्जियां दिखाई गई हैं। फ्रेम 4 में कुछ खेल दिखाए गए हैं। फ्रेम 5 में कुछ रंग दिखाए गए हैं। इन चीजों का आगे भी वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे कि खेलों को घर अंदर खेले जाने वाले
और बाहर खेले जाने वाले खेलों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसी तरह सब्जियों को जमीन के नीचे उगने वाली और जमीन के ऊपर उगने वाली में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? आपको स्क्रीन पर कुछ शहरों के नाम दिखाए जाएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है? चेन्नई, टोक्यो, दिल्ली, कोलकाता, लंदन, सिडनी, मुंबई, पेरिस, भोपाल, वॉशिंगटन, बीजिंग। धन्यवाद। चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और भोपाल भारतीय शहर हैं। बाकी के शहर विदेश में हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें हमारे काम आती हैं, हम उनका वर्गीकरण करते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्यार्थियों का वर्गीकरण प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालय के आधार पर करते हैं। हम खंड अ, ब, क के आधार पर भी विद्यार्थियों के समूह बनाते हैं। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। आपको स्क्रीन पर एक तालिका दिखाई जाएगी जिसमें एक तरफ कुछ विषय होंगे और दूसरी तरफ कुछ शब्द या वाक्यांश होंगे जो उन विषयों से संबंधित हैं। आपको विषय और उनसे जुड़े शब्दों के सही जोड़े बनाने हैं। जब मैं शब्द पढ़ूं तो आपको उसका विषय बताना है, ठीक है? विवरण, शासक, युद्ध, आक्रमण, संख्याएं, भिन्न, दशमलव, ज्यामिति, कविता, गद्य, व्याकरण, अम्ल, कोशिका, विद्युत संचालन। विषय, गणित, भाषा, विज्ञान, इतिहास। धन्यवाद। शासक, युद्ध, आक्रमण जैसे शब्द इतिहास में आते हैं। संख्याएं, दशमलव, भिन्न, ज्यामिति जैसे शब्द गणित में आते हैं। कविता, गद्य, व्याकरण जैसे शब्दों का वर्गीकरण भाषा के अंदर होता है। अम्ल, कोशिका, विद्युत संचालन जैसे शब्द विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह हम घर के सामानों को रसोई के सामान, शयन कक्ष के सामान, बैठक के सामान, पहनने के कपड़े इत्यादि के तौर पर वर्गीकृत कर सकते हैं। बैठक के सामानों में टीवी, सोफा, सजावट के सामान इत्यादि आते हैं। शयन कक्ष में पलंग, गद्दे, तकिए, मच्छरदानी इत्यादि आते हैं। पहनने के कपड़ों में धोती, शर्ट, पैंट, साड़ी, सलवार सूट इत्यादि आते हैं। कपड़ों को सूती, रेशमी, पॉलिएस्टर इत्यादि के तौर पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। जब मैं ताली बजाना शुरू करूं, तब आपको गोले में चलना है। जब मैं ताली बजाना बंद कर दूं, तब आपको इस आधार पर समूह बनाने हैं कि आप स्कूल कैसे आते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग साइकिल से आते हैं उनका एक समूह होगा, जो बस से आते हैं उनका एक समूह होगा, जिनके माता पिता उन्हें छोड़ने आते हैं उनका एक समूह होगा, इत्यादि। समूह बनाने के बाद आपको गिनती करनी है कि प्रत्येक समूह में
कितने छात्र हैं। धन्यवाद। इस तरह के वर्गीकरण का क्या फायदा है? जिन चीजों को हम एक समूह में रखते हैं उनमें हमें कुछ समानता नजर आती है। इस वजह से हम उन चीजों का उपयुक्त तरीके से प्रयोग कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, हम नाजुक या आसानी से टूटने वाली चीजों को ध्यानपूर्वक रखते हैं। जो सब्जियां जल्दी सड़ जाती हैं उन्हें हम अलग रखते हैं। इसके आधार पर हम ये निर्णय भी लेते हैं कि उनका इस्तेमाल कब और कैसे करना है। जब हम चीजों का वर्गीकरण करके उसके अनुसार उनका प्रयोग करते हैं तो उसमें एक सुव्यवस्था होती है। उदाहरण के लिए, अगर हम पढ़ाई लिखाई की सामग्री जैसे कि नोटबुक, पेन, पेंसिल, शार्पनर, रबर इत्यादि एक साथ रख दें तो स्कूल का बैग जमाने में और गृह कार्य करने में आसानी होती है। काम व्यवस्थित होने से तनाव भी कम होता है। वर्गीकरण के बहुत फायदे होते हैं। इससे हम चीजों की समानताएं पहचान पाते हैं, उनका अच्छी तरह इस्तेमाल कर पाते हैं, निर्णय ले पाते हैं और व्यवस्थित हो पाते हैं। वर्गीकरण के फायदे: समानताएं जानना, चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल करना, निर्णय लेना, सुव्यवस्था, परेशानी से बचना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी कपड़े पर दूसरे कपड़े का रंग लगने से वो बिगड़ गया हो? या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज में नमक की जगह शक्कर डाल दी हो क्योंकि दोनों चीजें एक जैसे डिब्बों में थीं? या फिर आपने फूल और खाने पीने की चीजें एक साथ रख दी हो जिससे खाने में फूलों की महक आ गई? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी बातों का सार संक्षेप कर लें? वर्गीकरण का अर्थ है किसी विशिष्ट चीज या गुण के आधार पर अलग-अलग चीजों या इकाइयों के समूह बनाना। वर्गीकरण के फायदे: समानताएं जानना, चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल करना, निर्णय लेना, सुव्यवस्था, परेशानी से बचना। अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें और समझ आ जाएं? प्रश्न 1। आपने देखा कि आपके भाई के कपड़े उसकी ताक में अच्छी तरह नहीं रखे हुए हैं। जब भी वह कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, उसका बहुत समय बर्बाद हो जाता है। आप इस चीज को सही करना चाहते हैं। उसके कपड़े व्यवस्थित करने के लिए आप क्या करेंगे ताकि उसका समय बर्बाद ना हो? जवाब: मैं कपड़ों को अलग अलग करूंगी और टी-शर्ट, पैंट, रुमाल के अलग अलग ढेर बनाकर उन्हें अच्छी तरह जमा कर दूंगी। मैं सारे कपड़ों को अच्छी तरह समेट कर रख दूंगी। मैं उन्हें 2 भागों में जमाऊंगी, रोज काम में आने वाले और कभी कभी काम में आने वाले। प्रश्न 2। आपकी कक्षा को एक प्रोजेक्ट दिया गया है और आप उन लोगों में से हैं
जिन्हें ये काम पूरा करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। आपके शिक्षक छात्रों का नाम बुलाते हुए यह बताते जा रहे हैं कि किस छात्र को कौन सा काम करना है। आप ये सारी बातें लिख रहे हैं। बाद में जब आप सूची देखते हैं तो पता चलता है कि आपने छात्रों के नाम और उनकी जिम्मेदारी के सही जोड़े नहीं मिलाए हैं। आप क्या करेंगे? जवाब: मैं बस बोर्ड पर वह सूची लगा दूंगी ताकि सभी सदस्य उसे देख सकें। मैं प्रत्येक सदस्य के लिए अलग रंग का इस्तेमाल करके उनके कार्यों को चिन्हांकित करूंगी। मैं वह सूची फिर से बनाऊंगी और अलग अलग शीर्षकों के लिए प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी लिखूंगी। क्या आप अगली बार आने से पहले इन सवालों के उचित जवाब पहचान कर आएंगे? तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आपने गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। क्या हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? पहले प्रश्न के लिए आपने देखा कि आपके भाई के कपड़े उसकी ताक में अच्छी तरह नहीं रखे हुए हैं। जब भी वह कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, उसका बहुत समय बर्बाद हो जाता है। आप इस चीज को सही करना चाहते हैं। उसके कपड़े व्यवस्थित करने के लिए आप क्या करेंगे ताकि उसका समय बर्बाद ना हो? यह जवाब: मैं सारे कपड़ों को अच्छी तरह समेट कर रख दूंगी, अनुचित है, क्योंकि कपड़ों को केवल समेटने से आपके भाई की परेशानी दूर नहीं होगी। यह जवाब: मैं उन्हें 2 भागों में जमाऊंगी, रोज काम में आने वाले और कभी कभी काम में आने वाले, पूरी तरह उचित नहीं है। इससे कपड़े थोड़े व्यवस्थित हो जाएंगे, पर पहनते वक्त अलग अलग तरह के कपड़े ढूंढने में आसानी नहीं होगी। यह जवाब: मैं कपड़ों को अलग अलग करूंगी और टी शर्ट, पैंट, रुमाल के अलग अलग ढेर बनाकर उन्हें अच्छी तरह जमा दूंगी, सबसे उचित उत्तर है, क्योंकि इसमें वर्गीकरण की योग्यता सही तरीके से दर्शाई गई है। ऐसा करने से आपका भाई आसानी से अपने कपड़े ढूंढ पाएगा। आपका जवाब क्या है? दूसरे प्रश्न के लिए आपकी कक्षा को एक प्रोजेक्ट दिया गया है और आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ये काम पूरा करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। आपके शिक्षक छात्रों का नाम बुलाते हुए यह बताते जा रहे हैं कि किस छात्र को कौन सा काम करना है। आप ये सारी बातें लिख रहे हैं। बाद में जब आप सूची देखते हैं तो पता चलता है कि आपने छात्रों के नाम और उनकी जिम्मेदारी के सही जोड़े नहीं मिलाए हैं। आप क्या करेंगे? यह जवाब: मैं बस बोर्ड पर वह सूची लगा दूंगी ताकि सभी सदस्य उसे देख सकें, अनुचित है। इससे सदस्यों को अपनी जिम्मेदारियां समझने में परेशानी होगी और ऐसा भी हो सकता है कि वे कोई काम करना भूल जाएं। यह जवाब: मैं प्रत्येक सदस्य के लिए अलग रंग का इस्तेमाल करके उनके कार्यों को चिन्हांकित करूंगी, उचित है। इससे प्रत्येक सदस्य रंग के आधार पर अपनी जिम्मेदारियां पहचान पाएगा। यह जवाब: मैं वह सूची फिर से बनाऊंगी और अलग अलग शीर्षकों के नीचे प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारियां लिखूंगी, सबसे उचित है,
क्योंकि सदस्यों के अनुसार नई सूची बनाने से सबको अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह समझ आ जाएंगी और किसी का भी समय बर्बाद नहीं होगा। आपका जवाब क्या है? आशा है कि आपने सही जवाब चुने थे। यदि हाँ, तो आपको बधाई हो। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?